मेरे साथ वो कर रहा है। इतना दर्दनाक मंजर हमने इससे पहले भी कभी नहीं देखा और उसके बाद भी कभी नहीं देखा। मौत कितनी दर्दनाक होती है वो उस वक्त हमने हमारी नज़रों से देखी थी। वो एक कयामत का मंजर था हमारे लिए। जो सीढ़ी थी हमारे ऊपर रूम में जाने की, सारी सीढ़ी जल रही थी। दंगइयों को नहीं मालूम था कि ऊपर कोई है। अच्छा। नहीं तो वो लोग शायद उस वक्त जो हालात थे उस वक्त के, हाँ, लेकिन उन लोगों को नहीं मालूम था। और मैं काणों एक छोटी सी सुराख था उसके अंदर से मैं सब लोगों को देख रहा था। बस उस वक्त हमें ऐसे ही था कि हमें कोई बिना कहीं से कहीं ना मदद मिले और हम कैसे ना कैसे हमारी जान को बचा लें। मेरे नज़र के सामने रैपिड एक्शन फोर्स के लोग थे और मैं उनसे विनती कर रहा था कि साहब मैं कल रात से यहाँ पर हूँ, मेरे साथ एक गोद में मेरा बच्चा है, मेरी मिसिस है और हम लोग यहाँ अच्छा, पे उस समय आपके साथ कौन कौन थे? मेरी मिसिस थी और मेरी एक बच्ची थी। उस वक्त 6-8 महीने बहुत दर्दनाक थे यहाँ के, तो डर जैसा बना रहता था। मैं चला गया कलकत्ता, वहाँ पे रिया में लगभग साल भर जैसा। क्या किया वहाँ? यही सिलाई काम करता था। अच्छा, इसने ये तस्वीर को प्ले किया है, नहीं लिया, क्लिक किया? हाँ वो मुझे नहीं मालूम था। हाँ, वो 10 साल बाद? वो 10 साल के बाद आरको दत्ता नाम का एक फोटोग्राफर था, वो मुझसे मिलने आया। कौमी एकता हमारे भारत, गुजरात, अहमदाबाद में, भारत में, हिंदुस्तान में है, इसमें कोई दो शक नहीं है। तो ही तो हम चल रहे हैं। गोधरा में जो भी घटना घटी वो भी दर्दनाक थी। क्या सच था क्या गलत था मालिक जानता है, लेकिन लोग तो उसमें भी मारे गए और निर्दोष लोग मारे। किसी के भी घर के लोग मरते हैं तो उनके दिल से पूछो यार, किसी का बाप मरता है, किसी का भाई मरता है, किसी की बहन मरती है। दिन मेरे को गले से लगाया, गाड़ी में बिठाए घर लेके गए। 2002 में जब गुजरात कांड हुआ, गोधरा कांड, उसके बाद दो चेहरे जो अखबारों में, मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में पॉपुलर हुए, उसमें एक चेहरा अशोक परमार उर्फ अशोक मोची से हम मिलवा दिए, जो हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बने थे उस समय 2002 में। और दूसरा जो चेहरा था, पोस्टर बॉय ही कह ले, पीड़ित का, मुस्लिम पक्ष का, वो था कुतुबुद्दीन अंसारी जी का, जिनके पास अभी हम आए हुए हैं। इनसे बात करते हैं उस दौर के बारे में और आज के हालात के बारे में। तब क्या करते थे, किस सिचुएशन में वो तस्वीर आई, किसने वो तस्वीर ली, और अभी ये क्या करते हैं। बीच में कोलकाता चले गए थे, जानकारी मिली। तो सब मुद्दों पे इनसे बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, द एक्टिविस्ट में। शुक्रिया साहब। तो क्या मंजर था कि इतना आप डरे हुए थे? आपकी आंखों में एक डर था और एक लग रहा था कि कोई हमें आके बचाए। बहुत कहानी बयां कर रही थी वो तस्वीर, बहुत शब्द कह रहे थे। वो एक कयामत का मंजर था हमारे लिए और नज़रों से देखने में तो इतना दर्दनाक मंजर हमने इससे पहले भी कभी नहीं देखा और उसके बाद भी कभी नहीं देखा। मौत कितनी दर्दनाक होती है वो उस वक्त हमने हमारी नज़रों से देखी थी। एक रोड पार करते हुए इंसान एक्सीडेंट में मर जाए या हार्ट अटैक से मर जाए या किसी भी नेचुरल से मर जाए, वो एक अलग मौत होती है। मगर मौत का चेहरा जो होता है इतना दर्दनाक होता है, कितनी भयंकर मौत होती है, कितनी डरावनी होती है, उसकी शक्ल उस दिन हमने देखी थी कि मौत कैसी होती है। बस उस वक्त हमें ऐसे ही था कि हमें कोई बिना कहीं से कहीं ना मदद मिले और हम कैसे ना कैसे हमारी जान को बचा लें। और उस वक्त रैपिड एक्शन फोर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, वो लोग वक्त पर आ गए और मैंने उनसे अपील करी। शायद उसी वक्त की वो तस्वीर है और वो अपील उन तक मेरी पहुंची और उनके दिल में अल्लाह ने बात डाली और वो लोग उसी समय मेरी मदद के लिए खड़े हो गए। और आज मैं आप लोगों के बीच में अभी तक सही सलामत मेरे परिवार के साथ हूँ। तस्वीर कहाँ की है, किस जगह की है? अहमदाबाद की है? हाँ, अहमदाबाद ये मेरे जहाँ अभी हम बैठे हुए हैं, यहाँ से लगभग 10 मिनट का रास्ता आएगा। मेरे वालिद साहब, मेरे पिताजी का घर वहाँ आएगा। अच्छा। वहाँ मेरे बड़े भाई आज भी रहते हैंगे। वो घर की तस्वीर हैगी। किसने ली, पता चला आपको वो तस्वीर? वो तस्वीर एक आरको दत्ता नाम का फोटोग्राफर था, रोटेस नाम की एजेंसी थी शायद, उसके अंदर वो सर्विस करता था। उसने वो तस्वीर ली थी। वो भी मुझे 10 साल के बाद मालूम पड़ी। आपकी तस्वीर खींची गई उस समय, आपको 10 साल बाद पता चला? 10 साल के बाद। उस समय भी पता नहीं चला कि मेरी तस्वीर कोई ले रहा है? नहीं, वो तो उस वक्त किसी ना किसी हमको तो मैं तो रैपिड एक्शन फोर्स से बात कर रहा था। हाँ। मैं बालकनी में खड़ा होकर बचा लो। हाँ, बस उनको उस वक्त की जो भी सच्ची घटना थी, जो मैं तो अपने आप को मालूम नहीं कि वो कैसा दिख रहा था क्या नहीं था, लेकिन तस्वीर के जरिए मालूम लग रहा था कि भाई उस वक्त की क्या सिचुएशन थी। हाँ, और मेरे नज़र के सामने रैपिड एक्शन फोर्स के लोग थे और मैं उनसे विनती कर रहा था कि साहब मैं कल रात से यहाँ पर हूँ, मेरे साथ एक गोद में मेरा बच्चा है, मेरी मिसिस है और हम लोग यहाँ अच्छा, पर। उस समय आपके साथ कौन कौन थे? मेरी मिसिस थी और मेरी एक बच्ची थी।
तो घर से बाहर थे आप वहाँ से नहीं, हम लोग ऊपर वाले रूम में बालकनी, ऊपर वाले रूम में बसे हुए थे और दंगैये लोग थे वो नीचे थे। दंगैयों को नहीं मालूम था कि ऊपर कोई है, अच्छा। नहीं तो वो लोग शायद उस वक्त जो हालात थे उस वक्त के, हाँ, लेकिन उन लोगों को नहीं मालूम था। और मैं काणों एक छोटी सी सुराख था उसके अंदर से मैं सब लोगों को देख रहा था। तो रैपिड एक्शन फोर्स की रोड पे से जब गाड़ियाँ निकली तो मैं उनको आवाज़ मारा, उन तक मेरी आवाज़ चली गई और वो लोग ने गाड़ी ब्रेक करे। और मैं फिर उन लोग जब गाड़ी ब्रेक करे तो मैं रूम में से बाहर निकल के बालकनी में आ गया, उनकी नज़र के सामने। जैसे कि मैं उनको दिखूंगा तो वो शायद कुछ कर पाएंगे मेरे लिए, तो मैं उनको सामने आके बालकनी में एकदम दोनों हाथ फोल्ड करके खड़ा हो गया उनके आगे। तो वो लोग फटाफट मेरी तरफ बढ़े और फिर जो भी था उस वक्त उन लोगों ने मेरी जितनी मदद करनी थी उस टाइम पे उन लोगों ने, जो सीढ़ी थी हमारे ऊपर रूम में जाने की, सारी सीढ़ी जल रही थी, सीढ़ी पे वायर वगैरह, टायर, नीचे बाइक का एक शोरूम था प्रिंस ऑटो नाम से, वो बाइक का शोरूम जला रहे थे। तो उसके जो टायर वायर थे गाड़ी के वो उन लोग ने सीढ़ी पे रख के सब टायर जला दिए थे। मगर उन लोग को उस वक्त इतना इल्म नहीं था कि कोई ऊपर है, उनको ऐसा था कि ये बिल्डिंग खाली है पूरी। अच्छा, सब भाग गए? हाँ, चले ही गए थे रात को, हम सभी लोग लगभग चले गए थे, खाली मैं और मेरी मिसिस ही। ये दंगे 2 दिन चले थे, हम रात को मोड़े से वापस आ गए थे और दूसरे दिन सुबह की ये तस्वीर है, दूसरे दिन सुबह दंगे ये फिर आ गए थे। अच्छा, आपको लगा अब खत्म हो गया मामला? हाँ, मुझे इस वक्त इस लगा कि भाई जो होना था वो अक्खा दिन में हो गया। 28 फरवरी को लगभग 10 साढ़े 10 बजे मैं और मेरी मिसिस हम लोग वापस अपनी जगह पर के आके अब चलो जो होना था अक्खा दिन हुआ, लेकिन अब इतना अंधेर नहीं है कि दूसरे दिन भी ये सब चीज़ें होंगी। अब नॉर्मल जैसा लगेगा, कल सुबह से सब नॉर्मल होने लगेगा। मगर दूसरे दिन भी 1 तारीख को भी ये लोग दंगैये लोग 1 मार्च, हाँ 1 मार्च को फिर इन लोग वापस दंगैये लोग सुबह आए। और 1 मार्च को वो रैपिड एक्शन फ्राइडे का दिन था, शुक्रवार का दिन था। और वो 1 मार्च को यानी वो लोग रैपिड एक्शन फोर्स हमारे रोड पे से जा रही थी, मैंने उनको ब्रेक करके। तो फिर वो लोग कहाँ ले गए आपको? वो लोग पीछे जो छावनी बंदी थी, पीछे रात अतराफ के भी लोग भाग के इधर उधर से आ गए थे, तो सब एक ही जगह भेगी हो गए थे। तो वहीं पर ही जिसके घर में जितना अनाज पानी था थोड़ा बहुत वो सब मिला जुला के भाई। तो पुलिस की सुरक्षा में आप लोग कितने दिन वहाँ रहे? फिर वो तो काफ़ी टाइम चला था रिलीफ कैंप, तो काफ़ी टाइम, लगभग करीब 6 महीना जैसा चला था। उसके बाद फिर अपना घर वापस आया? फिर हाँ आते जाते थे, फिर दंगे वंगे का इतना प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन कारोबार कर्फ्यू वगैरह लगता था, कारोबार खलास हो गया था, डर बैठ गया था उसमें। खास करके मुझे ज़्यादा लगने लगा था, क्योंकि मुझे फिर 4-5 दिन के बाद मुझे मालूम पड़ी कि मेरी तस्वीर इस तरह की पेपरों में आई है। 5 दिन में ही? हाँ, 5-6 दिन के बाद मुझे मालूम पड़ा था। लेकिन देखे नहीं थे? नहीं, मुझे वो दूसरे दिन लगभग सारे अखबारों में ने उसमें दिखाने लगे थे, पेपर मीडिया में, वो पेपर रॉयटर एजेंसी ने उसको वायरल कर दी थी पेपर से। मगर मुझे नहीं मालूम थी कि मेरी इस तरह की कोई तस्वीर मीडिया में चल रही है। आपको नहीं पता? नहीं, तो मेरी तस्वीर को लेके कई मीडिया के लोग और संस्था के लोग, एनजीओ के लोग मुझे ढूंढ रहे थे कि इस बच्चे के बारे में कोई कहानी मिल जाए, इस बच्चे के बारे में कोई जानकारी मिल जाए कि कहाँ है, कैसा है, जिंदा भी है कि नहीं है, कोई परिवार का इसका, यानी बस मेरे बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे कि ये इसकी छिल्ली तस्वीर है कि इसके बाद भी ये बच्चा है कि नहीं है। इस तरह का ढूंढते ढूंढते सालम रिलीफ कैंप गए, दरिया खां रिलीफ कैंप आए, बापू नगर में रिलीफ कैंप आए। तो बापू नगर में जब आए तो वहाँ पर वो तस्वीर को किसी ने पहचान लिया, बोले ये कुतुबुद्दीन भाई की तस्वीर है, इस लड़के को तो मैं जानता हूँ। फिर वो पत्रकार लोग वो लड़के को लेकर जहाँ मैं जो रिलीफ कैंप में था वो रिलीफ कैंप में आए। तो मैं नमाज़ पढ़ने गया था जोहर की, और नमाज़ पढ़ के मस्जिद से बाहर निकला मैं, और उस वक्त ये लोग मुझे आवाज़ मार के बुलाया, कुतुबुद्दीन भाई तुमसे मिलने आए हैं, आप जैसे आए हो इस तरह से। वो लोग भी थे, 4-5 लोग थे, और वो तो एकदम नए दिन थे, राइट हुए 4-5 दिन ही हुए थे, 5-6 दिन तक की बात है। मिला सब बहुत सारे लोग आ रहे थे उस वक्त हमारी बस्ती में, क्योंकि सारी बस्ती जल गई थी। संस्था के लोग भी बहुत आ रहे थे, एनजीओ के लोग भी आ रहे थे, पत्रकार भी आ रहे थे। हाँ, मेरे को उस वक्त उन लोग के लिए कोई नवाई नहीं लग रही थी कि आ ही रहे हैं रोज़ कोई ना कोई हालात के जायज़ा लेने के लिए। पर वो स्पेशल मेरे से मिलने के लिए आया तो मुझे ऐसा लगा कि उन लोग मेरे से क्या काम पड़ गया इनको। मैं जब उनके से मिलने गया तो उन्होंने बैग खोल के तस्वीर बताई पेपर में कि ये आपका फ़ोटो है। मैं भी घबरा गया, मैं बोला यार ये क्या मुसीबत आई है। फिर पूछे, बताए मेरे से कि भाई ऐसा ऐसा फ़ोटो तुम्हारा 5-6 दिन से मीडिया में चल रहा है, और आपके बारे में लोग जानना चाह रहे हैं, आपके बारे में लोग पूछना चाह रहे हैं, आप ज़िंदा हो, आपके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि आपने नज़रों से देखा सारे हालात, आप बताइए। तो उस वक्त भी जो मुझे मुनासिब लगा उतनी बात करा। फिर उसमें एक पत्रकार ने मेरे को, मैं तो बात करने को भी तैयार नहीं था उस टाइम पे भी,
एक पत्रकार मुझे बोला कि देखो यार, आपके बारे में इस तरह की खबर है कि आप ये दंगे में मारे गए हो। इस तरह का लोग ये तस्वीर से इस तरह का लोगों के दिमाग में ख्यालात आ रहे हैं कि ये बच्चा कहाँ है, क्या नहीं है, इसके बारे में लोग जान। तो आप एक आपकी लेटेस्ट चीज़ दे दो तो आके हम मीडिया में ये चीज़ को क्लियर कर दें कि भाई ये बच्चा यहाँ पर है और ऐसे है, अभी नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, इसका अच्छे से है। तो मुझे भी ऐसा लगा कि यार अल्लाह ने अपने को ज़िंदगी दी है तो बताना ज़रूरी है, मेरी जिम्मेदारी समझा मैं इसको। फिर दूसरा फ़ोटो जब मैंने मीडिया में रिलीज़ करा कि भाई मैं यहाँ हूँ, ये जगह रह रहा हूँ और मैं तो अच्छे से हूँ, मुझे उस वक्त जो तकलीफ़ हुई वो हुई, लेकिन अभी मैं रिलीफ कैंप में रह रहा हूँ और नॉर्मल हूँ। तो फिर मीडिया में जब दूसरी चीज़ स्टोरी छपी तो फिर और भी लोग बढ़ गए उसमें। सभी लोग ये बोले कि हम भी कवर करें, हम भी मिलने जाओ। फिर ये चलते रहा धीमे धीमे, आज तक चल फिर वो इतना कंट्रोवर्सी में फ़ोटो पॉलिटिकली एनजीओ के अंदर ने 2002 जब तक चल रहा है, आज तक भी चल रहा है। वो सियासती गुजरात की वहाँ से पूरे हिंदुस्तान की सियासत ही अलग हो गई वहाँ से, तो वो आज तक चल रहेगा। अब वो चल रहा है तो चल रहा है, मैं भी परेशान हूँ इसमें, मैं भी क्या कर सकता हूँ यार। हमारे जैसे लोग आ जाते हैं। अरे यार, आप जैसे भी आप एक बात बोले कि वो तस्वीर 10 साल बाद हमको पता चला। जी। तो रिलीफ कैंप में ही पता चल गया था वो तस्वीर के बाद। नहीं, फोटोग्राफर के बारे में किसने फोटो, खींचा, किसने ये तस्वीर को प्ले किया है, नहीं लिया, क्लिक किया। हाँ, वो मुझे नहीं मालूम था। हाँ, वो 10 साल बाद। वो 10 साल के बाद आरको दत्ता नाम का एक फोटोग्राफर था, वो मुझसे मिलने आया बीबीसी न्यूज़ के साथ में। अच्छा। रूपा झा करके एक मैडम थी, वो उनको लेकर आई थी कि आप उनसे मिलना चाहते हो। बोले वो तो आपसे मिलना चाहते, लेकिन आपकी लाइफ में इतनी कंट्रोवर्सी आ गई है तो उनको इस बात का दुख है कि यार मेरे इस तस्वीर से ये आदमी की पूरी ज़िंदगी के अंदर बहुत बदलाव आ गया, बहुत उछल चल हो गई ज़िंदगी इसकी, नॉर्मल ज़िंदगी से यानी अलग ज़िंदगी हो गई, और ये सामान्य इंसान है एकदम। तो कहीं ना कहीं आरको दत्ता को ये चीज़ का थोड़ा यूँ एहसास होता था कि यार कहीं ना कहीं मेरे से कुछ हुआ है इसमें, अपने आप को यानी उसका वो मानते थे वो। पर उनकी हिम्मत नहीं होती थी कभी मुझसे, वो मुझे जानते थे आप लोगों के जैसे जरिए के, वो जानते थे कुतुबुद्दीन यहाँ रह रहा है, ये है वो, मगर उनकी हिम्मत नहीं होती थी कभी मुझसे बात करने की या मिलने की। वही वो फोटो क्लिक किया। हाँ, तो वो उन्होंने रूपा झा को मेरे से यानी रूपा झा बहन से यानी मैसेज किया है कि आप उन जा रहे हो तो मेरी ये बात उनके आगे रखना, अगर वो मिलना चाहते हो तो मैं मिलने को तैयार हूँ। आप मिले? फिर हाँ, उनसे मेरी क्या सिखाया, उनका काम था, उन्होंने उनका काम करे यार, कोई इरादे मुझे थोड़ी था, होने वाली घटना थी, हो गई। उस घटना के बाद आप कलकत्ता चले गए? जी हाँ, कलकत्ता अभी कैसा, यहाँ पर जैसे काम काज खलास हो गया था और मुझे डर बना हुआ था उस वक्त, 6-8 महीने बहुत दर्दनाक थे यहाँ के, तो डर जैसा बना रहता था। मैं चला गया कलकत्ता, वहाँ पर रिया में लगभग साल भर जैसा। क्या किया वहाँ? यही सिलाई काम करता था। सिलाई, यही मशीन? ये हाँ, बस ये जो काम करते आता यही काम करता था। फिर नॉर्मल था, यहाँ के दोस्त यारों से मेरी बातचीत होती रहती थी, सब बताते थे यार अच्छा है, कुछ भी नहीं है पहले जैसा, अब सब सामान्य। हाँ, तो फिर मेरा भी मन तो यहीं लगे रहता था, मेरा घर है। हाँ, मेरा घर है, मेरी पैदाइश यहाँ की है, मैं यहाँ, मेरे यार दोस्त रिश्तेदार में। हाँ, जितना एरिया में आपका ये है, जहाँ काम करते हैं आप, इतना में ही घर है? हाँ, नीचे भी इतने ही है, बस इतना ही है ना? नीचे भी बहुत बड़ा बड़ा घर? नहीं, इतना भी, बस इतना भी अल्लाह का एहसान है भाई, आज के टाइम में इतना भी बना लेना। दिखा दीजिए तो एरिया कितना बाई कितना होगा? 20 बाई 10? ये हो लगभग कुछ 18 बाई के आसपास, 18 बाई 10 है। 18 बाई 10 का मात्र एरिया है। और इसमें ही ये शर्ट जो बनाते हैं, सिर्फ शर्ट दिख रहा है? शर्ट बन रहा है, हाँ, शर्ट ही बनता है, पैंट नहीं बनता? नहीं, पैंट नहीं बनता। शर्ट कहाँ ये सप्लाई होता है? ये बाजार से लाते हैं, दुकानों से लाते हैं, बना के वापस दुकान दे देते हैं, आपको हमारी मजूरी मिल जाती है। अच्छा, आप कितने लोग यहाँ रखते हैं अपने साथ काम? मेरी बहन का एक बच्चा है ये, और एक मैं, बस हम 2 आदमी हैं, 2 ही मशीन है हम 2। अच्छा, ये सब? ये मेरा लड़का, यानी ये वही, बस ये कांच का मशीन है। अच्छा, ये बटन का मशीन है। अच्छा, मतलब 2 लोग मिलके इसको चलाएं? का 2 मशीन है, 2 मशीन पे, एक पे मैं बैठता हूँ, एक पे मेरे बहन का बच्चा बैठता है। अच्छा, वो आपको नाप मिल जाता है कि इतना? हाँ, वो हमको कपड़ा और माप दे देता है, मेजरमेंट, फिर हम यहाँ पर ला के उसको कमाई अच्छी हो रही है? हाँ, चलता है, ज़रूरत पूरी हो जाती है। अशोक मोची से मुलाकात हुई आपकी? हाँ। कोई गिला शिकवा? नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं, किस बात का, कोई ऐसी कोई ना। जब पहली बार अशोक मोची का भी उनकी भी तस्वीर बहुत वायरल हुई थी, एक पोस्टर बॉय के रूप में, हिंदुत्व के पोस्टर बॉय के रूप में, तो उनसे जो पहली बार कैसे, क्यों और कहाँ मुलाकात हुई? उनसे पहली बार हम केरला में मिले, इससे पहले भी एक फिर हम मिले थे, लेकिन वो ऐसी छोटी सी मुलाकात थी।
वो ना कभी मीडिया में भी आई, ना कभी चर्चे में आई। लेकिन हम केरला में पहली बार मिले। केरला में शाहिद रूमी नाम का हमारे दोस्त हैं, वो भी पत्रकार हैं। वो हमारे दोनों को वहाँ पर भेगी करे थे पहली मर्तबा। अच्छा। एक प्रोग्राम था, उस किताब का नाम था, नहीं, मेरी खुद की आत्मकथा की एक किताब रिलीज़ कर रहे थे। वो शाहिद रूमी ने वो किताब को लिखा था अच्छा। कल मलयालम में। अच्छा। वो उसका लेखक शाहिद रूमी था और लोकल में यहाँ से कलीम सिद्दीकी था। अच्छा। ये दो जन ने मिलके उसको कंप्लीट किए थे। और उसका वहाँ पे वो था, यानी क्या बोलते हैं, ओपनिंग बोलते हैं, किताब को रिलीज़ कर रहे हैं। हाँ, पब्लिक रिलीज़ करना था किताब को। तो उसकी किताब के लिए मेरे आगे बात रखे कि किससे रिलीज़ कराऊँ मैं। तो मैंने ऑप्शन में अशोक परमार का नाम, कि हम अपने इससे अगर इसको रिलीज़ कराते हैं तो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा, और एक जो पहचान हिंदुस्तान की धीमे धीमे बन रही है, हिंदू मुस्लिम ये वो, कहीं ना कहीं इसको भी थोड़ा बहुत डैमेज होगी ये पहचान भी, कि नहीं ऐसा नहीं है, जो पॉलिटिकल लोग बताते हैं वो बताते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और भी है। तो वो हम लोग की समझ में भी आया। फिर हम लोग ने इस चीज़ को, अशोक परमार को भी वहाँ हम ले गए और उसके हाथ से वो किताब का हमने लॉन्च करवाया था। मेरी किताब थी लेकिन उस लॉन्च मैंने उससे करवाया था। कौमी एकता के लिए क्या मैसेज? कौमी एकता हमारे भारत, गुजरात, अहमदाबाद में, भारत में, हिंदुस्तान में है, इसमें कोई दो शक नहीं है। तो ही तो हम चल रहेंगे। कोई बाइक यानी राय के दाने पर भी यानी शक की गुंजाइश नहीं है। कुछ लोग अपनी दुकान चलाने के लिए, बाज़ार में रहने के लिए कर रहे हैं, वो चलते रहेगा, लेकिन सच्चाई बहुत कुछ हो रहा है। और तो आप देखते हो यार, लोग रहते हैं अच्छे से, लोग मालिक का करम है, अच्छे से ही रहते हैं लोग। तो जो मेन कांड हुआ गोधरा में, और तस्वीरें जो वायरल हुई दोनों अहमदाबाद की। हाँ, ये भी एक सोचने वाली बात है कि यानी ये गोधरा का जो बनाव बना, ये गोधरा के तक ही अगर सीमित रहता ना, जैसे गोधरा यहाँ से लगभग नहीं मेरे जानकारी में कुछ 50-60 किलोमीटर के आसपास होएगा। 100 के आसपास होगा। हाँ होएगा, मैं कभी गया नहीं हूँगा, कभी नहीं गया। आप कभी गोधरा नहीं गए? हाँ, और कौन सी दिशा में आया वो भी मुझे नहीं मालूम है गुजरात की, क्योंकि मेरा रूट ही नहीं है, कभी वहाँ पे जाना ही नहीं हुआ मेरा। ये 20 साल के अंदर भी कभी नहीं गया, जो कि मैं गोधरा कांड से जुड़ा हुआ व्यक्ति, पर तो भी मेरा कभी जाना नहीं हुआ, गोधरा नहीं जाना। हाँ, कभी ऐसा एक चीज। मगर वो जो भी हुआ गोधरा में, जो भी घटना घटी, वो भी दर्दनाक थी। क्या सच था क्या गलत था मालिक जानता है, लेकिन लोग तो उसमें भी मारे गए और निर्दोष लोग मारे। किसी के भी घर के लोग मरते हैं तो उनके दिल से पूछो यार, किसी का बाप मरता है, किसी का भाई मरता है, किसी की बहन मरती है, वो जिसके घर के लोग जाते हैं वो लोग की कहानी जख्खी अलग हो जाती है ऐसी मौतों में। वो जो आपका बच्चा छोटा जो उस समय था जी, वही बच्चा? नहीं, ये वो लड़का तो उस वक्त 6 महीने की उसमें था। हाँ, वो कहाँ है? वो लड़का भी गया ना आपके सामने, अच्छा, जिशान, अभी भेजा ना मैंने उसको। वो उस वक्त उसकी डिलीवरी नहीं हुई थी, वो 6 महीने के गोद में था, पेट में ही था। हाँ, उसका जन्म 2002 का ही है। हाँ, लेकिन उस वक्त वो हाँ, तो यानी आपकी पत्नी और नहीं, एक बच्ची इससे बड़ी है मेरी। हाँ, वो बच्ची थी, वो बच्ची मेरी थी, वो 5 साल की थी वो बच्ची। वो उसकी शादी हो गई वो अपने। अभी कितने बच्चे हैं? अभी 3 बच्चे। एक बच्ची की शादी जो थी उस वक्त, एक जिशान जो अभी गया, और एक उससे छोटी अभी 10 क्लास में पढ़ रही है वो। गुजरात के अलावा आप कहाँ कहाँ गए? बंगाल तो गए रोजी रोटी के लिए, एक मैसेज के लिए। पूना गया मैं एक मतलब, एक पूना में एक आनंद सराफ नाम के आए व्यक्ति थे। वो ये अखबारों के जरिए मेरे पे उनकी वॉच थी, यानी मीडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे थे, जो भी अखबार निकलते तो उस वक्त वो प्रिंट मेरा आता ही था कुछ ना कुछ। वो एक टाइम्स ऑफ इंडिया में मेरा एड्रेस छपा था, तो वो एड्रेस के जरिए उन्होंने मुझे एक लेटर लिखा। बस एक शुरुआत करी उन्होंने, एक लेटर लिख के कि भाई कुतुबुद्दीन भाई, मैं पूना से हूँ, आनंद सराफ नाम है मेरा, और मैं आपके बारे में सारी बातें मीडिया के जरिए मुझे मालूम पड़ी, अखबारों के जरिए, और अगर ये खत मेरा आप तक मिल जाता हो, पहुंच जाता हो, तो उसमें नीचे उनका फ़ोन नंबर लिखा था। प्लीज़ आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी, मुझसे बात कीजिए। और वो खत मेरे तक आ गया। मैं जहाँ काम करता था ना, वो जगह का वो एड्रेस था, वो मुताबिक वो एड्रेस आया और वो खत मेरे तक मिला। और उनकी एक क्वालिटी और भी अच्छी थी, उन्होंने मराठी में लिखा था उसको। मैं मराठी पढ़ नहीं पा रहा था, तो मेरा एक साथ में एक नौकरी काम करने वाला एक मराठी दोस्त था, मैंने उससे पढ़वाया वो चीज़। उसने पढ़ा कि यार ऐसा, उसका नाम सुनील था, उसने सब पढ़ा, बताया कुतुब ऐसा ऐसा है इसमें। मैंने आनंद सराफ जी को फ़ोन करा, नंबर उसमें लिखा हुआ था, STD चलती थी उस वक्त। मैंने फ़ोन करा, मैं अहमदाबाद से कुतुबुद्दीन बोल रहा हूँ। वो भाई सो एकदम
खुश हो गए एकदम, बोले भाई कुतुबुद्दीन भाई, वो शायद कोई कंपनी में काम कर रहे थे, कोई गवर्नमेंट जॉब में थे। उन्होंने उनके स्टाफ में, मेरे आवाज़ आई फ़ोन पे कि मुझे उस स्टाफ में भी उन्होंने बोले भाई वो कुतुबुद्दीन भाई का फ़ोन आया, आपने हमने जो चिट्ठी भेजी थी। फिर मेरी हालचाल ली उन्होंने, फिर उन्होंने मेरे को रिक्वेस्ट करी कि आप पुणे आ सकते हो तो आ जाओ। मैं यहाँ से मिलना आऊँगा तो हमारे साथ बहुत सारे जन आएंगे, इतने सारे जन वहाँ आएंगे, आ नहीं पाएंगे, बहुत वो भी हो जाएगा। आप अगर आ सकते हो सब एक साथ मिल लेंगे। तो आप हमारी कंपनी में आ जाओ, हमारी ऑफिस में आ जाओ, हमको बहुत खुशी होगी। उसमें भी रिक्वेस्ट करी उन्होंने कि आप आ सकते हो तो आ जाओ। तो वो जो रिक्वेस्ट यानी अपील जो थी वो थोड़ी मेरे टच कर रही थी कि यूँ क्या यार ये आदमी मिलना चाहिए। फ़ोन भी करा, फिर मैं मिलने की कोशिश करा उस, मैंने उनको रिक्वेस्ट करा कि देखो साहब आने को तो कुछ भी नहीं, और मैं भी सामान्य इंसान हूँ, हालात भी ऐसे हैं, मेरे पास अभी हाल में किराया तक भी नहीं कि मैं पुणे तक भी किराया लगा के आ जाऊँ। तो उन्होंने मेरे को 1000 रुपया उस टाइम पे भेजा। उन्होंने 1000 रुपये के अंदर मैं, मेरी मिसिस और मेरी जो गोद वाली बच्ची है, हम लोग ने पुणे की टिकट बनवाए। कब की बात है? ये लगभग 2002 की ही बात है। अच्छा, सेम ईयर। यानी साल वही था, लगभग 4-5 महीने हो चुके थे। पुणे गए हम, यहाँ से गाड़ी निकली शाम को 4-5 बजे के आसपास। सुबह में 5 बजे वो गाड़ी हमको उतार दी पुणे। नया शहर पहली बार मैं गया था, मेरी औरत साथ में, बच्चा गोद में, अंधेरा था एकदम। हम रेलवे प्लेटफॉर्म पे ही रुक गए। रुक के मिला थोड़ा, मेरी मिसिस को मैं बोला मिला थोड़ा उजाला होएगा तो अपने बाहर निकल के फ़ोन करते हैं बाहर से। तो मिला अभी सुबह 5 बजे मैं उनको फ़ोन करूँगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा। फिर वहीं मैंने नाश्ता वास्ता लाया, थोड़ा सा वहीं बांकड़े पे बैठ के हमने नाश्ता करे, मैं, मेरी औरत और मेरी बच्ची ने। थोड़ा सूरज निकला 6 बजे के आसपास, उजाला हुआ तो हम बाहर निकले। बाहर निकल के रेलवे स्टेशन का रोड क्रॉस करके एक दुकान थी, चाकी होटल थी बड़ी सी, वहाँ पे पब्लिक फ़ोन था। मैंने वहाँ से रुपया डाल के फ़ोन करा उनको, आनंद सराफ जी को, कि साहब मैं पुणे आ चुका हूँ और ये टाइम पे ऐसी जगह। आनंद सराफ जी ने मुझे फ़ोन पर बोला कि आप जहाँ पर भी हो कुतुबुद्दीन भाई, वहाँ का कोई भी लोकल बंदा हो उसको आप फ़ोन दे दीजिए, मैं आप समझ लूँ आप कहाँ पर हो। बोले आप का एड्रेस समझ में नहीं आ पा रहा है मुझे। वो दुकान वाले को मैंने मिला, जो लो साहब ज़रा बात करो ये भाई से। उस दुकान वाले ने बात करा, बोला हाँ भैया जी यहाँ खड़े हैंगे। आनंद सराफ जी ने बोला कि उनको वहीं पर रोक के रखना, मैं आ रहा हूँ, उनको वहाँ से आगे पीछे नहीं होने देना। वो बात पूरी हो गई। फिर मैं दुकान वाले को पेमेंट करा, मैंने बोला ठीक है साहब। बोले नहीं वो जिससे आपने बात करा वो भाई आ रहे हैं, आप यहीं पर ही खड़े रहो। साइड में खड़ा हो गया, मेरे हाथ में एक छोटा सा बैग था और बच्ची थी। आनंद सराफ जी जब आए ना रोड पर, यार रेलवे स्टेशन का मेन रोड था, ट्रैफिक बोले मेरा काम, सुबह का टाइम था, गाड़ी के पैसेंजर उतर रहे हैं, जो इतनी रोडों पे हलल चलल थी। मगर वो व्यक्ति जो था वो मेरे पास आने जैसे बस इतनी दूर पे था। मैं जब मैं आया तो मेरे को पहचान लिया दूर से। मैं तो आनंद सराफ को लाइव देखा नहीं था कभी, एक खत के जरिए मैं तो पहचाना नहीं, लेकिन वो मुझे जान ली कि ये कुतुबुद्दीन भाई हैं। जब मेरे तक आने लगे वो, तो रोड के ऊपर वो खड़े होकर अपनी चप्पल उतारे, और चप्पल उतार के वो मेरे आगे यूँ करके खड़े हो गए, और आँख में उनके आंसू थे। मेरे को बोले आनंद सराफ कुतुबुद्दीन भाई पुणे शहर में आपका स्वागत करता है। वो होटल वाला, रोड पे दूसरे रिक्शा वाले, टैक्सी वाले, सब लोग एकदम हक्का बक्का कि यार ये छोकरा एक बैग लेके खड़ा है, और ये ऑफिसर टाइप आदमी उतरा कार के अंदर से, और ये आदमी एकदम रोड पे चप्पल वप्पल उतार के जैसे कोई बहुत बड़ी हस्ती जो होती है, यानी एक जिसको बहुत सम्मान दिया जाता है, इस तरीके से उन्होंने मेरे साथ वो करा। फिर मेरे को गले से लगाया, गाड़ी में बिठाए, घर लेके गए। फिर आगे की कहानी बहुत सारी है, लेकिन कहने का मतलब कि वो आदमी ने भी उस टाइम पे मेरे को बहुत मनोबल दिया, यानी मेरे को एकदम मेरी रिकवरी जो शुरू वहाँ से हुई। ऐसे भी लोग होते हैं। फिर उनके घर ले गए, साथ में बिठा के मेरे साथ में खाना वगैरह खाए, बहुत सारी बातें करें उन्होंने। उनके काफ़ी दोस्तों को बुलाए फ़ोन कर करके, कुतुबुद्दीन भाई मेरे घर आए हैं, आप आइए आप आइए। बहुत सारे लोग आए मिलने मेरे से। मेरी बच्ची की शादी में मैंने उनको बुलाया था, अभी आए थे वो, जो उस वक्त जो मेरी गोद में थी जो बच्ची। फिर मेरे उनसे ताल्लुकात हैं आज भी। हर रक्षाबंधन पे उनके घर से राखी आती है, दिवाली पे मिठाई मैं भेजता हूँ, राखी वो भेजते हैं, यानी हमारे ताल्लुकात बने हुए हैं आज भी। भावुक हो गए आप, थोड़ा चेंज कर। आप किसी संगठन से जुड़े हुए हैं? नहीं, कोई संगठन से नहीं। माफ़ी चाहेंगे हमारी वजह से आपकी आंखों में आंसू है, और उस दौर को याद किया और आप रो दिए। आनंद सराफ जी आदमी ही ऐसे, उन्होंने
बोले कुतुबुद्दीन भाई जो भी आपके साथ हुआ उस वक्त, लेकिन बोले यार ऐसा नहीं है अपने देश में, बोले बहुत अच्छे लोग रहते हैं यहाँ पर और बहुत अच्छे लोग रहते हैं यहाँ पे, ज़रा भी आप नर्वस नहीं होना है, मायूस नहीं होना, बोले करते हैं, बोले करने दो, बोले थोड़ा बहुत होते रहता है, इतने बड़ी दुनिया है, इतने बड़ा अपना देश है, इसके अंदर कुछ ना कुछ तो होएगा, मगर सच्चाई ये है कि अच्छे लोग ज़्यादा हैं। और ये चीज़ का मैंने भी अच्छाई अनुभव है करा, ज़्यादा। ये चीज़ का मैंने भी अनुभव करा कि अच्छे लोग ज़्यादा हैं। नो डाउट अभी आज की सरकार अक्खी अलग है, सिस्टम अक्खा अलग हो रहा है धीमे धीमे, पर लोग इरादे मुजब नहीं कर रहे, लोगों से करवाया जा रहा है। मन में आदमी के करने से पहले इस चीज़ का डर रहता है कि मैं गलत तो कर रहा हूँ, मगर उसकी मजबूरी रहती करने की, मैं नहीं करूँगा तो कोई और कर देगा ये काम को, नौकरी मेरी चली जाएगी, मुझ पर दबाव इतना है, मेरी मजबूरी है करना, ऐसे हालात हैं, लोग मन से नहीं कर रहे हैं। अच्छा, बिहार यूपी वगैरह आपको लोग बुलाना चाहें तो जाना चाहेंगे लोगों से रूबरू होने के लिए? कि हाँ, अच्छे लोग से मिलने के लिए मुझे भी खुशी होती है। मेरे कोई को मंच अगर मिले जहां आप अपनी बात कह सकें। हाँ इंशाल्लाह आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। अशोक परमार को भी हम ये बात बोले, वो भी बोले कि हम आना चाहेंगे। हाँ हम भी आएंगे इंशाल्लाह। तो जो कौमी एकता है उसके लिए अगर देश में आप अगर घूमते हैं तो अच्छा हाँ, मैं मैसेज। मेरे देश के लिए अगर कुछ कर सकता हूँ तो मेरे लिए इससे बड़ी बात क्या होगी, इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या। अगर मेरे कहने सुनने से कोई एक या दो व्यक्ति के अंदर भी बदलाव आ जाता तो मैं तो अपने आप को धन्य मानूंगा। शुक्रिया बहुत। तो 20 साल पहले जिन आंखों में डर था, आज उन आंखों में आंसू है। बहुत 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 शुक्रिया बातचीत के लिए। और निराश होना नहीं है, रोना नहीं है, हम सब एक हैं, एक देश है और हम सभी भाई भाई हैं। और जो दौर हो गया सो हो गया, अब उम्मीद करते हैं ऐसा नहीं होगा, ना उस तरफ से ना इस तरफ से। तो भाई कुतुबुद्दीन जी से हम बातचीत किए। आपकी राय क्या है, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखें। और फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिएगा। और यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।